नमस्कार साथियों, मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। नमस्कार साथियों, परसों नया साल शुरू हो जाएगा और नया साल के शुरू होते ही और आपके लिए एक नया टारगेट दे दिया है आपके जीवन में आरपीएससी ने, और आपके सपने और आकांक्षाएं हैं उन्होंने, और वो टारगेट है असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का। आगामी लगभग 15-20 मिनट तक मैं इस मुद्दे पे चर्चा करूंगा कि अगर आप राजनीति विज्ञान के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो आपकी भावी रणनीति क्या हो। मैं राजनीति विज्ञान पे ही फोकस रखूंगा चर्चा को, मैं आपको पहले ही बता दूं। असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, आरपीएससी ने रिक्रूटमेंट निकाल दी है, भर्ती का विज्ञापन आ गया है। 12 जनवरी 2025 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे और 10 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होंगे। दिसंबर में एग्जाम की डेट भी आ गई। आपके पास पूरा 1 साल है आपके जीवन निर्माण करने का, अपने सपने को साकार करने का। इस 1 साल में आप ऐसा क्या करें कि आप 1 साल बाद खुद को एक गवर्नमेंट कॉलेज में, एक राजकीय महाविद्यालय में पाए। ये 15-20 मिनट उसी को समर्पित है, आपको समर्पित है, आपकी सफलता को समर्पित है, जो भावी सफलता होगी उसको। आप में से अधिकांश वो साथी जो अभी आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस का इंटरव्यू भी दे रहे हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा बहुत उपयोगी हो सकती है। ये जो चर्चा है वो भी देख लें। जो नए साथी जिन्होंने अभी एमए की है या जो अभी एमए फाइनल में है वो भी इसको देख लें। तो वो साथी जो एमए फाइनल कर चुके हैं, 1 या 2 बार चांस दे चुके हैं लेकिन इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, वो भी देख लें। आउट ऑफ स्टेट के, राजस्थान से बाहर के भी मेरे दोस्त जो असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान में बनना चाह रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। मैं ये बताऊंगा, बेसिक चीज बातों से शुरू करें, क्वालिफिकेशन से शुरू करेंगे, फिर पेपर पैटर्न क्या है, मेरिट कैसे डिसाइड होती है, कितनी मेरिट जाती है, कंपटीशन कितना है, सिलेबस क्या है, तैयारी कैसे करें, नए वाले क्या करें, पुराने वाले क्या करें, इन सब के ऊपर मैं चर्चा करूंगा आपसे। चर्चा होगी राजनीति विज्ञान के ऊपर। पॉलिटिकल साइंस के चर्चा की शुरुआत करते हैं। वो क्वालिफिकेशन से शुरू करते हैं कि आपको अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है राजस्थान में तो उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी निर्धारित योग्यता क्या है। आप एमए हो पॉलिटिकल साइंस में, इसमें जो प्रतिशत का है वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। जनरल के लिए 55% है, ईडब्ल्यूएस के लिए 55 है और बाकी 50% है। कुल मिला के वही है कि आप जिस क्राइटेरिया के आधार पर नेट करते हैं वही क्राइटेरिया, यानी एससी, एसटी और ओबीसी उनके लिए क्राइटेरिया 50% है। ये नेट में भी यही क्राइटेरिया, और ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 55% है एमए में। तो ये जनरल का है और ये कैटेगरीज का है, एससी, एसटी, ओबीसी का। अगर कोई जनरल की महिला है तो उसके लिए अलग से नहीं है, यही क्राइटेरिया है, क्योंकि ये नेट का क्राइटेरिया है, मुद्दा ये। उसके बाद आप नेट हो और आप मेरा नेट हो, आप फिर आप चलो ऐसे वैसे लिख लेते हैं कि आप नेट हो और या जेआरएफ, यानी आप नेट जेआरएफ। और ये नेट जेआरएफ कब तक हो आप, इसका तात्पर्य ये है कि मैं ये बता दूं कि आपकी सारी क्वालिफिकेशन है जो आपकी एमए है और ये नेट जेआरएफ कब तक हो जानी चाहिए।
तो इसका आरपीएससी ने ये डिसाइड कर रखा है कि आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी जानी चाहिए जिस दिन आरपीएससी आपके सब्जेक्ट का इंटरव्यू शुरू करती है। इंटरव्यू स्टार्ट, जैसे अभी इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं वो 7 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। तो पिछली बार जो फॉर्म अप्लाई हुए थे 1.5 साल पहले, वो 7 जनवरी से पहले पहले अपनी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो आप क्या कर सकते हैं, इन बिटवीन अगर आपकी नेट नहीं, एमए नहीं है, एमए प्रीवियस कर ली तो आपकी एमए फाइनल हो जाएगी। दूसरा, अगर आपकी नेट नहीं है तो आप कम से कम, मुझे लग रहा है, एक ये नेट जो भी होने वाली है जनवरी में, दूसरी जून वाली, तीसरी दिसंबर वाली, और चौथी मुझे लग रहा है नेक्स्ट इंटरव्यू होते होते 3 तो पक्का हो जाएगी, तो हो सकता है 4 भी हो जाए, वरना 3 बार आप नेट दे दोगे तो कोई से एक तो हो ही जाएगी। तो ये है कि अब नेट नहीं है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, एमए प्रीवियस कर लिया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप फाइनल में है तो भी, अगर फाइनल क्लियर नहीं है अभी तक तो। ये सारी क्वालिफिकेशन जिस दिन इंटरव्यू शुरू होगा आपके सब्जेक्ट का आरपीएससी, उसके पहले दिन चाहिए, जिस किसी कैंडिडेट का पहला इंटरव्यू होगा। ये तो हुई क्वालिफिकेशन, इसके अलावा और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं। उसके बाद जो नेक्स्ट चर्चा है वो है पेपर का पैटर्न क्या है, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, पेपर पैटर्न के। यानी भर्ती की जो प्रोसेस है वो क्या है, पेपर पैटर्न कह लो या भर्ती की प्रक्रिया कह लो। कुल मिला के आपकी जो मेरिट बनेगी वो 224 में से बनेगी, जिसमें से 200 मार्क्स है वो तो है रिटर्न के, और 24 मार्क्स का है वो है इंटरव्यू। यानी आपका रिटर्न डिसाइड कर देता है बड़ा बड़ा कि आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब ये 200 मार्क्स जो रिटर्न के हैं वो डिसाइड कैसे हैं, तो ये डिसाइड है 75 मार्क्स, 75 और 50 और 24 की हम चर्चा कर ही चुके हैं, वो इंटरव्यू है, इसको तो छोड़ देते हैं। ऐसे करके ये हो गए हैं 200। ये है दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके पॉलिटिकल साइंस के, ये भी सब्जेक्ट का है, ये भी सब्जेक्ट का है। ये है पेपर फर्स्ट, ये है पेपर सेकंड, और ये है पेपर थर्ड। ये दोनों सब्जेक्ट के पेपर फर्स्ट और सेकंड, और ये राजस्थान जीके का है। ये कोई कॉमन पेपर नहीं है, तो आउट ऑफ स्टेट से स्टूडेंट्स में इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। हालांकि वो अगर थोड़ा सा देखें और मैप को अच्छी तरह से समझ जाए राजस्थान के, तो वो भी इस पेपर के ऊपर कमांड हासिल कर सकते हैं, इसमें ठीक नंबर ला सकते हैं, मेरिट में आने लायक नंबर ला सकते हैं। हालांकि राजस्थान के बच्चों को एक्स्ट्रा बेनिफिट इसमें मिलता है, क्योंकि वो शुरुआत से इन जिलों को देखते आ रहे हैं, उनके तो ये दिमाग में है बहुत सारी चीजें तो पहले से, क्योंकि उनको जिया है उन्होंने। उनको बाहर वाले इसको तैयार करेंगे, रटेंगे, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन वो भी कर सकते हैं। राजस्थान वाले ये सोच के हम तो राजस्थान के हैं, क्या आप पढ़ेंगे नहीं, नहीं, ये भी जरूरी है। तो मैं ये कह रहा था कि इस प्रकार ये बंटा हुआ है। ये जो सब्जेक्ट का फर्स्ट पेपर है इसमें 75 जो मार्क्स है ये 150 क्वेश्चंस का है, इसमें भी 150 क्वेश्चंस आएंगे, इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो 100 है। हर एक ये क्वेश्चन आएगा वो आधे नंबर का आएगा। उसके बाद इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, और जो निगेटिव मार्किंग है वो है 1/3। ये हमने पेपर का पैटर्न, भर्ती की प्रोसेस की कैसे कंप्लीट होगी, आपकी मेरिट कैसे बनेगी, तो ये 200 का रिटर्न हो गया, 24 का एमसीक्यू। इसमें हर एक स्टेप महत्वपूर्ण है। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आपको ये पेपर अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। अगर आप यहां आउट हो गए तो फिर आप सब जगह आउट हो जाते हैं। तो अकेले सब्जेक्ट की कमांड होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें आपका सब्जेक्ट की कमांड हो, राजस्थान जीके भी, उसको भी आप अच्छी तरह से करके जाएं। और फिर जब इंटरव्यू कॉल होता है तो आप देखते हैं कि कंपटीशन क्योंकि टफ होता है, इसलिए ना सारे स्टूडेंट 5-5, 7-7 नंबर के डिफरेंस के ऊपर बैठे होते हैं, और फिर वहां
इंटरव्यू डिसाइड करता है किसका सिलेक्शन होगा और किसका नहीं होगा। तो सारे स्टेप महत्वपूर्ण है कि हमारे हाथ में इंटरव्यू नहीं, पहले रिटर्न है, ये हमारे हाथ में। तो सबसे पहले तो आप इस पे इतने मार्क्स लें कि हो सकता है कई बार इंटरव्यू की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, या आवश्यकता का तात्पर्य कि आपके रिटर्न में इतने मार्क्स आ जाते हैं कि आप इंटरव्यू के मार्क्स कम भी आए तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। इंटरव्यू में मिनिमम कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको 1 लाना है, 2 लाना है, 10 लाना है, 20 लाना है। आपको 0 नंबर भी आ सकते हैं, हालांकि आते नहीं, 6-7 नंबर ऑर्डर नहीं आते हैं। इनमें भी कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। जैसे आरपीएससी ने बहुत सारे एग्जाम्स में ये कर रखा है कि आपको रिटर्न में मिनिमम इतने प्रतिशत लाने होंगे। इनमें कुछ कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, 35%, 40%, कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है। अब नेक्स्ट चर्चा ये करते हैं कि मेरिट और कंपटीशन कितना। पहले कंपटीशन की चर्चा करते हैं। देखिए, आप जैसे जैसे एग्जाम का लेवल और पद बढ़ता जाता है, कंपटीशन कम होता जाता है। राजस्थान में जितना कॉलेज लेक्चरर स्कूल लेक्चरर का जितना कंपटीशन उतना असिस्टेंट प्रोफेसर उतना कंपटीशन नहीं। ये मानिए कि 12-13 हजार फॉर्म अप्लाई होते हैं, जिनमें से आधे वो होते हैं जो क्वालिफाई नहीं होते, नेट ज़ीरो क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती। 5-6 हजार लोग मानिए, उसमें से 3-1 हजार तैयारी करते हैं। तो 3-3.5 हजार लोग हैं, अधिकतम आप 4 मान लीजिए, 4,000 लोग तैयारी करेंगे। पद हैं वो 52 है, तो बहुत ही टफ कंपटीशन नहीं माना जाता है। अब आ गया कि मेरिट कितनी की जाती है। आप सबसे पहले ये क्वेश्चन आता है, मेरिट तो आपके रिटर्न के पेपर के ऊपर निर्भर होती है, लेकिन एक बड़ा पिछली 2 भर्तियों का, किस भर्ती का अनुमान लगाएं तो मेरिट का जो आइडिया रहता है, मैं सिर्फ जनरल का बता सकता हूं, ओबीसी इसके आसपास ही रहती है, वो 125 से लेके और 135 के बीच कहीं भी हो सकती है। पिछले 3 भर्तियों का बड़ा जो आंकलन वो ये कहता है, और ये भी विद इंटरव्यू है, मैं विद इंटरव्यू कह रहा हूं, विदाउट इंटरव्यू जो इंटरव्यू कॉल है वो पिछली बार इंटरव्यू कॉल हुआ था 76 के ऊपर, 76 आउट ऑफ 200 ये इंटरव्यू कॉल है। इस बार 81 200 में से उसका इंटरव्यू कॉल हुआ है। तो ये तो इंटरव्यू कॉल है, ये कितने भी हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जब हम नंबर जोड़ते हैं कि फाइनल मेरिट कितनी गई इंटरव्यू जोड़ने के बाद, तो लगभग ये पिछली बार 124 गई थी, एक बार जो मैं बना था 134 गई थी, इस बार देखो कितनी की जाती है। लेकिन ये लगभग 125 से 135 के बीच रहती है। और फिर पेपर के ऊपर देखिए, अगर पेपर सिंपल आ गया तो हो सकता है 200 170 80 200 तक चली जाए, इसमें पेपर के स्टैंडर्ड के ऊपर निर्भर है। लेकिन लगभग अगर अच्छा पेपर आता है, पिछले पैटर्न के पेपर आते हैं, तो 125 से 135 के बीच मेरिट मान लिया। तो 52 पद है, आप तैयारी शुरू कर दीजिए। मेरिट का भी मत सोचिए, मेरिट तो पेपर के क्वेश्चंस की जो नेचर होगी वो टफ है, सिंपल है, मॉडरेट है, कैसा है, उस पर निर्भर करता है। तो आपके हाथ में वो नहीं है, आपके हाथ में है तैयारी करना। तो आप तैयारी करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको करना क्या है। अब हम तैयारी की चर्चा करें। पूरा 1 साल है, और 1 साल एक पर्याप्त समय है, 1 ईयर पर्याप्त है। लेकिन आपको हर 1 घंटे और हर 1 दिन का सदुपयोग करना होगा, तब 1 ईयर पर्याप्त है। वरना सब्जेक्ट बहुत लेंदी है, सिलेबस लेंदी है, उसको कम से कम 3 या 4 बार जब तक आप दोहराएंगे तब तक 1 साल निकल जाएगा। तो कब से शुरू करें? आज से। न्यू ईयर का इंतजार नहीं करना है, उसमें तो अभी 1 दिन पड़ा है, 31 दिसंबर बकाया है। आप में अधिकांश सोच रहे हैं पहले 31 दिसंबर को मस्ती करते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। नहीं, आप कल के दिन का भी यूज कीजिए, ऐसे हर एक दिन का उसका यूज कीजिए, उसका सदुपयोग कीजिए, फिर आपका सिलेक्शन है वो श्योर है। तो आप करें क्या, अगले 1 साल में आप क्या करें? अगले 1 साल में मैं 2 प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा। पहले वो जो नए हैं, दूसरे वो जो पुराने हैं। नए और पुराने का कैसे करेंगे, डिवाइडेशन कैसे करेंगे? नए का तात्पर्य जो इस बार पहली बार देंगे, जो अभी एमए हुई है या एमए हो रहे हैं, जिनकी नेट होगी अभी, वो पहली बार देंगे। पुराने वो हैं जो 1 या 2 बार एग्जाम दे चुके हैं या इंटरव्यू दे चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का,
तो अपन ने इनको दो भागों में बांट लिया। एक न्यू स्टूडेंट्स है और दूसरे ओल्ड है। ये जो न्यू स्टूडेंट्स हैं ये अभी एमए करके आएंगे, तो ये सोच रहे हम कहाँ है कंपटीशन में, 52 पद है। अभी जो भर्ती प्रोसेस कंप्लीट होगी राजस्थान में, आरपीएससी अभी इंटरव्यू लेना शुरू कर रही है उनके 7-8 तारीख से, जनवरी से 2025 से, तो उसमें 1500 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, 180 पद है। तो नए वाले सोच रहे हैं कि 1500 है वो तो कंपटीशन में है ही है, पर पद है 52, तो हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस बार मैंने एक विशेष पैटर्न देखा है कि इस बार नए जो स्टूडेंट्स है ना, उन्होंने बड़ी बाजी मारी है। पीछे मॉक इंटरव्यू के लिए वर्कशॉप करवाई थी, उसमें मुझे 30% से ज्यादा 35% तक वो साथी मिले जो इस एग्जाम को पहली बार दे रहे हैं और पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आप नए हैं, इससे कंपटीशन के ऊपर या मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुद्दा ये है कि आपकी तैयारी कैसी है। तो आप अपने आप को इस मुद्दे को लेकर डिमोरलाइज नहीं होंगे, हम तो नए हैं, पुराने वालों ने पहले 2-3 बार तक इंटरव्यू दे रखे हैं, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुद्दा तो है तैयारी का कि वो आपकी कैसी है और आप किस प्रकार अगले 1 साल का यूटिलाइज करते हैं, कैसे उसका सदुपयोग करते हैं, कैसे आप डे बाय डे पढ़ते जाते हैं। तो न्यू स्टूडेंट्स करें क्या। न्यू स्टूडेंट सबसे पहले तो में जोश है, उस जोश को जागृत करें, तो है ही उनके अंदर जागृति है, वैसी मैं तो ये कह रहा हूं। और दूसरा उसको सही दिशा में लगा देना। पहली बेसिक बुक्स कर ले, जैसे बीएल फड़िया की पुस्तकें हैं, या वो पुस्तकें पर नाम नहीं लेंगे थिंकर का, वो बेसिक बुक्स जो आपने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी और आपने पीजी के दौरान कुछ हल्की फुल्की किताबें पढ़ी है, तो ग्रेजुएशन से शुरू करें आप उन बुक्स को, और फिर आप धीरे धीरे पीजी और के तक बढ़ते जाए, तो आपको विषय की समझ पैदा हो जाएगी। तो पहले इसमें सबसे जरूरी है विषय की समझ पैदा करना, और विषय की समझ जो पैदा होती है वो बेसिक बुक से ही होती है। अब आप चर्चा करेंगे बेसिक बुक्स कौन से, वो भी चर्चा कर लेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो न्यू स्टूडेंट से तो ये ध्यान रखें, बेसिक बुक से पहले शुरू करें। दूसरा, जब जैसे आप पुस्तकें पढ़ते जाए, सेल्फ नोट्स तैयार करें। बेसिक बुक्स है, सेल्फ नोट्स है, ये बड़े जरूरी होते हैं। जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। सेल्फ नोट्स के बगैर आप बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीसरा, एक ध्यान रखें, आप चाहे आप राजस्थान के हैं, राजस्थान से बाहर के हैं, जो थर्ड पेपर है राजस्थान जीके वाला, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। इसकी आपको गहन और गंभीर तैयारी करनी होगी। हमारी एक स्वाभाविक रुचि ये होती है कि हम सब्जेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। हम, क्योंकि हमारी, अब रात को भी कहा जाए, क्योंकि हमारी रुचि थी इसलिए तो हमने उसमें पीजी की, हमें रात को भी कहा जाए कि आपको पढ़ना है कुछ भी, तो हम कहेंगे चलो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। राजस्थान जी की चूंकि हमारे बिल्कुल डायरेक्ट टच में नहीं होता, इसलिए इतनी रुचि नहीं होती इसमें, लेकिन आपको इसमें रुचि जागृत करनी पड़ेगी थर्ड पेपर राजस्थान जी के वाले में, क्योंकि ये भी मेरिट में लाने के में बड़ा सहायक है। इस बार मैं देख रहा हूं जो राजस्थान जी की कम तैयारी करके गए उनके 20 से 25 मार्क्स बन रहे हैं, और जो अच्छी तैयारी करके गए वो 35 क्रॉस कर रहे हैं। तो 10 मार्क्स का एक आप यहां बढ़त बना सकते हैं औरों से अच्छी तैयारी करके, तो इंटरव्यू में फिर प्रेशर उतना ही कम होता है। तो जितना आपका थर्ड पेपर जितना ज्यादा अच्छा होगा राजस्थान जीके वाला जो कॉमन पेपर है, इसका तात्पर्य यह है कि आपको इंटरव्यू में उतनी ही जोर कम आएगा, उतनी ही ताकत कम लगानी पड़ेगी। अब आ गया कि ओल्ड स्टूडेंट्स क्या करें। ओल्ड स्टूडेंट्स सबसे पहले तो शांति से सोचें कि हमारा पिछली बार सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। आप ऐसे उम्मीद करता हूं कि अधिकांश का इसका हो जाएगा, लेकिन आंकड़े तो नहीं कह रहे हैं अधिकांश का हो जाएगा। आंकड़े ये कह रहे हैं कि 1500 का इंटरव्यू कॉल हुआ है। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के लिए 1500 लोगों को बुलाया। सिलेक्शन तो 180 का होना है, बाकी 1300 ओल्ड स्टूडेंट्स। वो क्या करें, वो सबसे पहले तो आंकलन करें खुद का, ये कमियां रही कहां, किस पोर्शन में कमियां रही। पेपर थर्ड कमजोर रहा, सेकंड कमजोर रहा, फर्स्ट कमजोर रहा, थॉट कमजोर रहा, थ्योरी है, कंसेप्ट्स है, इंटरनेशनल है, या इंडियन पॉलिटी कमजोर है, उसके खुद के नोट्स बनाएं।
सबसे बड़ी कमी जो मुझे नजर आती है आप सब में, आप पेन उठाते ही नहीं, बने बनाए नोट्स हैं तो वो मेरे हैं तो एक किसी और के, आप उसी पे निर्भर रहते नहीं, ऐसी गलती नहीं करें। वो हमारे नोट्स हैं और वो हमारे ही काम आते हैं, आपके काम के लिए। आप खुद के नोट्स बनाए, वही आपके काम है। तो ओल्ड स्टूडेंट्स पहले अपनी कमियों को देखें, पिछले पेपर का आंकलन कर लें, कौन से आपका जो पोर्शन है वो कमजोर है, और फिर एक खुद को नया मानते हुए कि मैं भी एक बार नई तैयारी शुरू कर रहा हूँ, वही जोश जो न्यू स्टूडेंट्स में होता है कि मुझे बन के दिखाना है, बन के दिखाना है, उसी वही जोश आपको खुद के अंदर पैदा करना है। आपको जो बनाएगा वो आपका जोश ही बनाएगा, आपका उत्साह है वही बनाएगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वही है जो आपको इस नैया को पार करवा सकता है। और आप ऐसे अधिकांश है वो 25, 22, 23, 24, 25 साल के, क्या हुआ एक दो इंटरव्यू दे लिए तो आप तैयारी है वो एक नए स्टूडेंट के जोश वाली वही जोश आप में करना। आप ये सोच नहीं मैं तो ओल्ड स्टूडेंट हूँ, मुझे तो पढ़ना ही नहीं है, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, अपने को रिवाइज ही करना है, नहीं नहीं, आपको बहुत सारी नई बुक्स पढ़नी है, आपको नोट्स बनाने हैं, और आपके पास उतना ही टाइम है जितना न्यू स्टूडेंट्स के पास है। आपके पास भी एक साल तक आपको तैयारी करनी है। ये तो हुए वो दो मुद्दे। तीसरा ये मुद्दा है कि दो चीजें आपके पैरेलल चल रही है कईयों की। एक है अभी आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं 1500 लोग, दूसरा आप में से कुछ है जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए सब्जेक्ट आप पढ़ते जाइए, जो स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। वो देखो जितना सब्जेक्ट आपके लगता है वो सारे के सारे टॉपिक, एक आधे को छोड़ के सारे ही स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के जो टॉपिक है राजस्थान के, वो असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस में भी है। राजस्थान जी के थोड़ा सा पढ़ते जाए साथ साथ, बाकी नहीं पढ़े, फिर 6 महीने मिल जाएंगे, उस दौरान आप बाकी बचे हुए जो पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स है वो तैयार कर लेना। तो ये तैयारी वो भी कर सकते हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं स्कूल लेक्चरर। एक दूसरा जो अभी इंटरव्यू दे रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो तो पढ़ ही रहे हैं पॉलिटिकल साइंस को, वो भी थोड़ा थोड़ा 3-4 घंटे राजस्थान जी के वैसे ही देखा, आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसके अंदर आपके इंटरव्यू में, तो वहां तैयारी हो जाएगी। दूसरा आप सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए, उसको थोड़ा थोड़ा है उसे फैक्ट्स और थोड़ा सा देखना शुरू कर दें, तो एक साथ ही तैयारी हो जाएगी। इंटरव्यू के साथ आप दिसंबर 2025 के रिटर्न की तैयारी भी कर सकते हैं। दो हम आए कि आप न्यू और ओल्ड वाले दोनों तैयारी कहां से शुरू करें, ये एक मुद्दा है जिस पे हम चर्चा कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट न्यू है चाहे ओल्ड है, हम तैयारी कहां से शुरू करें। तैयारी की शुरुआत आप दोनों ही फिर देख लो, चाहे ओल्ड हो चाहे नए हो, सबसे पहले तो आप सिलेबस देखिए। हो सकता है नए सिलेबस में छोटे मोटे चेंजेस आ जाए, हर बार आते हैं, इस बार तो स्कूल लेक्चरर में आते हैं, इस बार तो नहीं आए चेंजेस, वो सेम ही सिलेबस डाल दिया। हो सकता है आपके भी सेम सिलेबस आ जाए, लेकिन बाई चांस कोई छोटा मोटा ही चेंज आएगा, कुछ हट जाएगा वैसा कुछ जुड़ जाएगा, 10-1% चेंजेस आते हैं, कोई बहुत बड़े मेजर चेंजेस नहीं आते सिलेबस में कभी भी। तो ये मानिए कि 90% से ज्यादा 95% तो आपका सिलेबस वही रहने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या जुड़ सकता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ टॉपिक जुड़ सकते हैं, पब्लिक पॉलिसी कुछ थोड़ी बहुत जुड़ सकती है, बाकी तो सिलेबस फुल है आपका, पहले ही बहुत कुछ जुड़ा हुआ है इसके अंदर। तो ऐसे कोई 2-4-5 चीजें हट जाएगी, कोई 2-4 नहीं जुड़ जाएगी, तो बैलेंस रहेगा भाई, कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। तो सिलेबस को लेकर आप टेंशन नहीं करें, वही सिलेबस रहने वाला है लगभग। अब ये जो आपका सिलेबस है ये 10 यूनिट्स में बटा हुआ है। इस सिलेबस का सबसे पहले ढंग से अध्ययन करें और इन 10 यूनिट्स को देखें, पेपर फर्स्ट की 5 यूनिट, पेपर सेकंड की 5 यूनिट। आप ये देखेंगे कि ये जो यूनिट्स हैं वैसे बड़े बड़े वही पोर्शन है इसके अंदर। पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न एंड इंडियन, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कंसेप्ट्स है, आइडियोलॉजीज है, उसके बाद कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है, उसके बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया है, और आईजीपी इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स है। ये 5 ही पोर्शन 10 भागों में बनते हैं। हर एक यूनिट में इक्वल क्वेश्चन आएंगे, जैसे फर्स्ट पेपर में 5 यूनिट है, हर एक में से 30 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे, हर एक यूनिट
इक्वल मार्क्स आए, मतलब इक्वल क्वेश्चंस आते हैं हर एक यूनिट में से, अगर बशर्ते कि एक सेट पेपर और एक ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पेपर तैयार किया जाए तो ऐसा ही होता है। लगभग हर एक यूनिट में से 30 क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप ढंग से सिलेबस को पढ़ लें। जब आप सिलेबस पढ़ ले उसके बाद आप चाहे राजस्थान से बाहर के हैं चाहे राजस्थान के हैं, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर के जो पेपर्स ले रखे हैं, चाहे वो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट के हो चाहे संस्कृत एजुकेशन के, ये पेपर्स देख लें आप पेपर्स देख लें असिस्टेंट प्रोफेसर के और स्कूल लेक्चरर दोनों के, दोनों का पैटर्न लगभग सेम है, जो सेम टॉपिक मिल रहे हैं उनका। आप देखेंगे कि इनकी क्वेश्चंस की नेचर है वो बिल्कुल मिलती जुलती है। पिछले 7-8 साल से 2018 से 6 साल मान लीजिए एक नया पैटर्न आया है, आरपीएससी ने एक नया पैटर्न अडॉप्ट किया है कि वो अवधारणात्मक समझ वाले क्वेश्चन बहुत ही कम पूछती है, वो फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछती है। तारीख डेट बहुत अजीब अजीब बहुत ज्यादा पूछी जाती है, बुक्स के राइटर पूछे जाते हैं, बुक्स का आने का सन पूछा जाता है, विशेष टर्म है वो किसने दी वो पूछी जाती है, यानी अवधारणा का नाम पूछा जाता है, दी किसने है, टर्म्स बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपसे। तो बुक्स है, टर्म्स है और घटनाएं हैं, उनकी तिथियां विधियां हैं, ये पूछी जाती है आपकी। तो आप फैक्ट्स के ऊपर मोर ध्यान दें, मोर फैक्ट्स आ रहे तो उन पे ज्यादा ध्यान देना होगा। तो इसमें जिनकी रट्टा कैपेसिटी होती है वो बड़े कामयाब है इस पेपर के अंदर, और जो समझ आधारित है, जो समझ समझ सब्जेक्ट को करते हैं, उनको थोड़ा सा नुकसान हो जाता है क्योंकि जो रटने की कैपेसिटी होती है कम होती है। तो खैर वो भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ मोर फैक्ट्स आप रटते जाएंगे तो वो भी आपके भी तैयार हो जाएंगे बार बार पढ़ने से। तो इस उनका ये है, इस तैयारी में एनालिटिकल जो मेंटलिटी है वो तो जरूरी है ही है, उसके अलावा आपकी रट्टा मेंटलिटी है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आरपीएससी के ओल्ड पेपर्स आप देख लें, इसके पैटर्न को समझने की कोशिश करें। हाँ, एक पैटर्न आप नहीं पकड़ पाएंगे कि कौन सी बुक्स हैं जिनसे ये मुद्दा उठाते हैं। हर बार आरपीएससी ये कोशिश करती है, हर बार पेपर सेटर ये कोशिश करता है कि मैं ऐसे क्वेश्चंस बनाऊं जो सिर्फ मुझे आते हैं और किसी को नहीं आते। तब वो क्या करते हैं, वो बुक्स भी उठाते हैं, वो ऑनलाइन साइट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की अन्य उनका भी सहारा लेते हैं, वो ऑनलाइन बुक्स का भी सहारा लेते हैं, किंडल से भी बुक्स वो डाउनलोड करते होंगे, वहां से वो सहारा लेते हैं उनका। तो न केवल वो अपनी फिजिकल लाइब्रेरी का बल्कि अपनी वर्चुअल जो भी मैटर है उसका भी वो सहारा लेते हैं। तो बहुत ही वाइड है, उस क्राइटेरिया को वाला पेपर आता है, वाइड क्राइटेरिया वाला, यानी लंबा चौड़ा आपका जो है क्राइटेरिया उसमें से पेपर आता है। और एक और विशेषता कि कंटेम्परेरी इश्यूज के ऊपर बहुत ही आता है, कंटेम्परेरी कंसेप्ट हैं, कंटेम्परेरी जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर, समकालीन जो मुद्दे हैं, समकालीन जो अवधारणाएं हैं और समकालीन जो तथ्य है उनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बुक्स हो चाहे वो विशेष शब्दावलियां आ गई हो, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आप ये तब समझेंगे जब आप इनके पेपर्स देखेंगे, आरपीएससी की साइट के ऊपर सारे पेपर्स पड़े होंगे। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए, सिलेबस पढ़ लीजिए पहले अच्छी तरह 10 का 10 सीरीज, और फिर ये जो आरपीएससी के ओल्ड पेपर्स हैं, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हों, एपी के हों, और चाहे वो स्कूल लेक्चरर के हों पॉलिटिकल साइंस के, क्योंकि ये जो पैटर्न है और कोई फॉलो नहीं कर रहा इस टाइम, कोई स्टेट पीएससी इतना टफ पेपर नहीं बना रही, वो टफ पेपर आता है, मोर टफ आता है, घबराने की जरूरत नहीं है। मोर टफ आता है तो मेरिट फिर कितनी जाती है, 125 यानी 60% जाती है, इतने आप नहीं जाओगे। अब आते हैं कि पुस्तकें कौन सी, तो पुस्तकें ना मैं तो आपको बता दूंगा, देखिए ये तो है कि आपको ये पढ़नी चाहिए, लेकिन आप हर एक की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है। ये ओल्ड स्टूडेंट्स और न्यू स्टूडेंट्स क्योंकि तो मैंने सबके लिए लिखी है, तो ये नहीं कि सिर्फ मैंने विविधता दिखाने के लिए या फिर कि मुझे भी इन बुक्स का पता है या आपको डराने के लिए, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। आप अपने सामर्थ्य को अपनी क्षमताओं को पहचाने और उसके अकॉर्डिंग बुक्स सिलेक्ट कर लें। आप मैं आपको ये भी बता दूंगा ये बेसिक बुक्स है, ये मैं बता दूंगा ये एडवांस बुक है, ये भी मैं आपको बताता जाऊंगा। तो बेसिक बी वाली है, एडवांस में ए लिखेंगे, तो बी है वो नयों के लिए, ए है वो पुरानों के लिए। जेसी जोहरी ये बेसिक बुक है, एपी बुक्स लिस्ट, भारतीय राजनीतिक चिंतक। इसमें ये जो बुक है
ये बेसिक बुक है। वी आर मेहता ये एडवांस बुक है। वीपी वर्मा एक बेसिक बुक है। तो ये एडवांस है। ये जो नए हैं वो कहे एक पुस्तक तो पढ़ें जरूर, उसके बाद जैसे टाइम मिले दूसरी पढ़ें। नए हैं वो पुखराज जैन से शुरुआत करें। पुराने हैं वो वीपी वर्मा को पढ़ लें, उसके बाद टाइम मिले तो वी आर मेहता को पढ़ लें और नोट जरूर बनाते जाए। कोई कहे हम तो दो ही पढ़ेंगे, आप दो पढ़ेंगे तो मैं पुखराज जैन और वीपी वर्मा को कहूंगा, एक पढ़ेंगे तो पुखराज जैन का कहूंगा, तीनों पढ़ेंगे तीनों लिख लीजिए। ये तो आपकी सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करता है, मैं आपको बुक्स बता देता हूं। उसके बाद राजनीतिक अवधारणाएं व विचारधाराएं हैं, पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड आइडियोलॉजीज है। राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा आती है ओपी गाबा जी की, ये बेसिक बुक है। एंड्रू हेवुड है, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं इसको, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। हमने इसका वो हिंदी का वर्जन जो है वो कोशिश की थी जैसे कैसे उसकी हिंदी करने की, वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, वो आप पढ़ लें तो ये हिंदी में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल के ऊपर। एंड्रू हेवुड है, ये बेसिक बुक है। मनफर्ड क्यू शिबली है, प्रभुदत्त शर्मा जी से अनुवाद कर रखा है, राजनीतिक विचार और विचारधाराएं। ये इसमें वेस्टर्न थॉट ज्यादा मिलेगा, ये एडवांस बुक है, ये हिंदी ग्रंथ अकादमी की है। उसके बाद राजीव भार्गव की है राजनीतिक सिद्धांत, ये बेसिक बुक है। नरेश दादीस की समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत एडवांस बुक है। श्यामलाल एस.एल. वर्मा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत है, एडवांस बुक है। और एस.पी. वर्मा आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, ये बेसिक बुक है। यहां से क्वेश्चन चूंकि ज्यादा आते हैं इसलिए मैंने किताबें भी ज्यादा लिखी है। ये दो यूनिट्स को कवर कर लेंगी, राजनीतिक अवधारणाएं व विचारधाराएं और राजनीतिक सिद्धांतों वाले, इन दोनों को कवर करते हैं। 60 क्वेश्चन हैं और यही सबसे ज्यादा बिखरे हुए आते हैं। ये आपको ये बुक्स हैं। अब आप कहें एक पढ़ें तो ये, आप कहें दो पढ़ें तो सेकंड ये पढ़ ले, फिर आप कहें कि नहीं हमने ये दोनों तो पढ़ रखी है तो मैं ये कहूंगा थर्ड ये पढ़ ले, फिर आप कहें नहीं हमने ये तो तीन तो पढ़ रखी है तो मैं कहूंगा चौथी ये पढ़ लो, फिर आपके नहीं हम एक और पढ़ना चाहते हैं तो फिर मैं ये कहूंगा ये पढ़ लो। इसमें से क्वेश्चन आते हैं आजकल 4-5 क्वेश्चन आते हैं। फिर आपके नहीं हम एक और पढ़ने वाले हैं तो मैं कहूंगा छठी ये पढ़ लो, और कि एक और पढ़ने का टाइम है हमारे पास तो खूब सारा ये पढ़ लो। अब आप कह रहे हैं ये 7 बुक्स कोई पढ़ी जाती है क्या 60 क्वेश्चन के लिए 7 बुक? ऐसे नहीं होता। आप इनको पढ़ने बैठेंगे ना तो आपने अधिकांश चीजें पहले पढ़ रखी होती है, कोई 2-2 4-4 5-5 चीजें नहीं मिलेगी। और हर एक चैप्टर इसका आपके काम का नहीं है, आप वही चैप्टर्स पढ़े इनमें से जो आपके सिलेबस में है। इसका तात्पर्य ये है कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके सिलेबस में है नहीं, कई किताब का एक चैप्टर कई का 2 काम है, कोई आधी है, कई पूरी काम की है। तो ये कोई बुक्स आप देख के अपने घबराए नहीं। अब ये अवेलेबल कहाँ है? अधिकांश ऑनलाइन मिल जाती है आपको किसी न किसी रूप में। तो एक बार मैं हट जाता हूं, आप इन बुक्स की ना एक बार फोटो ले लो आप। अब आ गई है तुलनात्मक राजनीति और सरकारें। जैसी जोहरी तुलनात्मक राजनीति, एक बार इसको एडवांस किताब मान लेते हैं क्योंकि ये हिंदी से इंग्लिश वर्जन अब साफ नहीं है, हिंदी वर्जन भी इसका मजेदार नहीं है, कई बार तो वाक्य नहीं बनते इसके अंदर। सीबी के ना तुलनात्मक राजनीति व राजनीतिक संस्थाएं, ये आपको बेसिक बुक इसको मानना ही होगा। तो टफ तो जरूर है लेकिन दो एक बार पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसमें तुलनात्मक राजनीति भी है और तुलनात्मक संस्थाएं भी है। मैं ये राजनीतिक संस्थाओं की बजाय यहाँ तुलनात्मक राजनीति व राजनीति या तुलनात्मक संस्थाएं है इसका नाम। पुखराज जैन की है प्रमुख राज्य व्यवस्था, ये एक बेसिक बुक है, ये तो आपको पढ़नी ही होगी। ये यूएस यूके कनाडा का यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके ऊपर है, ये आपके है डायरेक्ट सिलेबस में है। तो ये पुस्तकें हैं। उसके बाद जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो रोनाल्ड एच चिलकोटे की किताब आती है, थ्योरीज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स द सर्च फॉर पैराडाइम रिकंसिडर्ड, ये एक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। उसके बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशंस करने हैं तो एक कंपैरेटिव स्टडी है विद्याभूषण और विष्णु भगवान की इंग्लिश के अंदर। तो अगर ये पुस्तकें हैं, ये आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के 2 जो यूनिट्स हैं उनको कवर करते हैं, 60 क्वेश्चंस को। ये
5 किताबें करती है। अगर आप कहें हम तो एक पुस्तक पढ़ेंगे तो मैं आपसे कहूंगा ये पढ़ो, फिर आप कहें हम 2 पढ़ेंगे तो सेकंड ये है, फिर कहेंगे कि हम एक और पढ़ेंगे तो थर्ड ये है, फिर कहेंगे हम एक और पढ़ेंगे तो फिर फोर्थ ये है, और आप कहेंगे नहीं मैं तो और भी ज्यादा पढ़ूंगा तो फिफ्थ ये है। तो आप, मैंने ये बता दिया कि आपको पहले कौन सी पढ़नी चाहिए और बाद में कौन सी पढ़नी चाहिए। तो तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक जो संस्थाएं हैं उनके ऊपर ये 5 में से 1, 2, 3 जितना भी आपका सामर्थ्य है, बस फिर याद रखें नोट्स बनाते जाए साथ साथ। हट जाता हूं, ये आप देख लें। भारतीय संविधान और संस्थाएं, बेयर एक्ट पढ़ना ही पड़ेगा। ब्रज किशोर शर्मा, भारत का संविधान एक परिचय है। बेयर एक्ट के साथ साथ अगर आप ब्रज किशोर शर्मा को पढ़ लेते तो बेयर एक्ट क्लियर होता जाएगा। बिल्कुल आपने अनुच्छेद 1 बेयर एक्ट में से पढ़ा जो भारत का मूल संविधान है, और उसके साथ ब्रज किशोर शर्मा में से अनुच्छेद 1 पढ़ लिया, अब आपका वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इन दोनों को एक साथ मिला के पढ़े आप। अगर आप ब्रज किशोर शर्मा नहीं पढ़ना चाहते हैं तो फिर एक और अच्छी पुस्तक है, वो है डी.डी. वसु, भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान के ऊपर ये है, ये तीन में से आपको ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, और इन दोनों में से कोई एक पढ़ लो। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ये वाली कि ये सेकंड है, ये आप चाहे तो बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं। ब्रज किशोर शर्मा पढ़ने के बाद डी.डी. वसु को पढ़ने में जोर नहीं आता। अगर डी.डी. वसु अकेली पढ़ते हैं तो थोड़ा सा टफ लगता है, तो बेयर एक्ट पढ़े और इन दोनों में से कोई एक पढ़ ले। अंतरराष्ट्रीय संबंध, इसके ऊपर आपको ये पुस्तक तो हर हालात में पढ़नी होगी, ये तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। तो इसको मैं कह देता हूँ बेसिक बुक। महेंद्र कुमार भी है बेसिक बुक, 2-3 दिन में पढ़ डालेंगे महेंद्र कुमार को, तो आपको नोट्स भी बना देंगे आप। तो ये दोनों ही बेसिक बुक्स है, इसको तो मैं जरूर रिकमेंड करूंगा आपको, ग्लोबल पॉलिटिक्स का। अब हालांकि इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर है, वो हमारे वाले के ऊपर आपको इसका हिंदी वर्जन भी मिल जाएगा। जैसा भी हमने कोशिश की है ठीक सा बन पड़ा, समझ में आ जाएगा। लेकिन जब पढ़े ना तो हिंदी इंग्लिश दोनों को एक साथ बराबर में लिख के पढ़े आप। हिंदी मीडियम वाले भी, इंग्लिश वाले तो इंग्लिश में नहीं लेंगे इसको, हिंदी मीडियम वाले भी इसको बराबर में रख लें, इंग्लिश वाले को फिर ज्यादा समझ में आएगा। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध भी दोनों पुस्तकें, दोनों में से ये तो जरूर पढ़े, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। तो महेंद्र कुमार, उसके बाद है पश्चिमी राजनीतिक विचारक, सुब्रतो मुखर्जी और सुशीला रामास्वामी, और एक ओपी गाबा जी का है राजनीतिक विचार विश्वकोश। सुब्रतो मुखर्जी, सुशीला रामास्वामी है, ये सारे आपके थिंकर्स को कंप्लीट नहीं करते, लेकिन जितने भी करते हैं वो ठीक है। तो ये तो आपको पढ़नी ही होगी, ये बेसिक बुक्स मान लो। हालांकि एडवांस में है, लेकिन इसको पढ़नी पड़ेगी, इसको बेसिक मान हर आगे पढ़नी है आप इसको। और दूसरी ये है, ये बेसिक है। शुरुआत आप ओपी गाबा के राजनीतिक विचार को विश्वकोश से करें। इसमें क्या सारे थिंकर्स मिल जाएंगे आपको, इंडियन भी और वेस्टर्न भी। तो वेस्टर्न जो थिंकर्स हैं, वो जो कंटेम्परेरी थिंकर्स है, वो आपको सुशीला रामास्वामी और सुब्रतो मुखर्जी में नहीं मिलेंगे, वो सारे ओपी गाबा में मिलेंगे। तो ओपी गाबा में पहले प्लेटो से लेके और आपके समुदायवादी विचार का वाल्जर तक वो सारे पढ़ ले, फिर इसमें से जो है वो पढ़ ले आप। तो ये 2 पुस्तकें आप पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में पढ़े। किसी भी एक सेगमेंट के लिए कितनी पुस्तकें, कम से कम 2 पुस्तकें जरूर पढ़ो। फिर आ गया भारत में पॉलिटिकल प्रोसेस और डायनामिक्स है, उसमें क्या करें, इसमें थोड़े से ऑप्शन कम है, फिर भी आप अच्छी एक पुस्तक है, लगे थोड़ा टफ है ये, इंग्लिश मीडियम वाले इसको पढ़ लेते हैं, और इसको इंडिया के पॉलिटिकल प्रोसेस के लिए इसको बाइबल माना जाता है। हालांकि भारतीयों के लिए नहीं लिखी हुई है, पढ़ने वाले प्रोफेसर के लिए प्रोफेसर ने लिख दिया। हम बच्चे थोड़ा कम समझ में आते हैं, हिंदी वालों को तो बहुत ही कम आती है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करेंगे तो कर लेंगे आप। इंग्लिश मीडियम वाले के पास बैठ जाए, मोटी मोटी चीजें पूछ लें आप, अंडरलाइन कर लें चीजों को। पुस्तक है द ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये नीरजा गोपाल जयाल और प्रताप भानु मेहता है इसके राइटर। फिर हिंदी में पढ़ना चाहिए उनके लिए ये है भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, एक छोटी सी पुस्तक आएगी अभय प्रसाद सिंह और कृष्ण मुरारी की। तो इन दोनों में से ये पुस्तक है, इसको अपन मान लेते हैं बेसिक और इसको मान लेते हैं एडवांस। उसके बाद है अंतरराष्ट्रीय राजनीति व भारत की विदेश नीति, इसके लिए क्या करें, ये बड़ा ना वो एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो हमें ना भारतीय विदेश नीति पे कोई एक पुस्तक नहीं बताएंगे आपको। बीएल फड़िया की भी प्रैक्टिकल बातें करें, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, सिद्धांत व व्यवहार, दोनों ही मुद्दे हो जाएंगे इसके। भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट है,
उसको जरूर देखें, वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की आधिकारिक वेबसाइट है कि कभी कोई टाइम मिले और आप ये लगे आप बोर हो रहे हैं तो इसकी रिसर्च वेबसाइट पे जाके यहाँ से भी लेख वेख पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी यहाँ से। तो ये तो है बेसिक, ये तो आपको पढ़नी है, ये भी बेसिक है, उसके ऊपर जाके देख लें, ये एडवांस में मान लेते हैं। इसको कभी कभी आप बोर हो तो यहाँ जाएं और पढ़ लें। इंग्लिश है तो इंग्लिश के अंदर आप क्या करें, ट्रांसलेट कर लें, इसका हिंदी वाला वर्ड आ जाएगा, हिंदी टूटी फूटी हिंदी आएगी लेकिन समझ में आ जाएगी, अपने फैक्ट्स और बड़ी बड़ी चीजें तो देख लिए। तो एक बार मैं फिर हट जाता हूँ और ये सारी पुस्तकें हैं, आप इनका एक फोटो ले लें अपने मोबाइल में। तो दोस्तों ये बुक्स थी, ये तो आपको पढ़नी ही होगी अगर आपको सिलेक्शन करवाना है तो। जिस हिसाब का पेपर आरपीसी लेती है, आपको पेपर देखते ही उसके टेस्ट का अंदाजा हो जाएगा कि टेस्ट बहुत ज्यादा मीठा नहीं होता, थोड़ा बिटर और कड़वा भी होता है, टफ पेपर आता है थोड़ा। तो अगर आप साल भर तक लगातार तैयारी करते हैं तो कोई भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। कई वो उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली बार 180 पद आए थे, इस बार 52 भी बहुत ही ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा, और वो भी लगातार आ रहे हैं ना। पहले 57 पद आ गए, हाथों हाथ ही 180 की पोस्ट आ गई, 180 वाली कंप्लीट नहीं हुई थी, 52 पद और आ गए, और हो सकता है आपकी प्रोसेस कंप्लीट हो से पहले 52 पद और आ जाए। आप तैयारी शुरू कर दीजिए, आप स्कूल लेक्चरर बन जाएंगे, आपकी नेट जेआरएफ हो जाएगी और आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, बशर्ते कि आप तैयारी आज से शुरू करते हैं। अगर आप 31 मना के और 1 जनवरी से तैयारी शुरू करना चाहते हैं, समझ लो आप एक दिन से ज्यादा लेट, 36 घंटे लेट है, लेट नहीं होना है। आज ही आप सिलेबस देखना शुरू कर दें, नए वाले हैं, पुराने वाले देख ही रखा है, तो नए वाले कुछ पेपर डाउनलोड कर लें, 3-4-5 पेपर देख लीजिए। तो तैयारी आज से शुरू करनी है, अभी से शुरू करनी है, और दिसंबर तक आते आते आपकी तैयारी बिल्कुल मुकम्मल हो जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत।